Dear students, today we will cover seed vigor and viability. First of all, we will cover topic on vigor. तो इसमें हम देखेंगे कि vigor क्या होता है, किस तरीके से जो है ना इसको शुरू में डिस्कवर किसने किया और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. विगर को अगर हम डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिस्ट, यूएसए की एसोसिएशन है AOSA. ए मीन एसोसिएशन, ओ फॉर ऑफिशियल, सीड, एस फॉर सीड, ए फॉर एनालिस्ट. उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, सीड विगर इज सम टोटल ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज इन सीड. नॉन डॉर्मेंट जो सीड होता है उसकी उन तमाम प्रॉपर्टीज का मजमुआ विच अपॉन प्लांटिंग, अगर आप सीड को प्लांट करेंगे तो उससे रैपिड और यूनिफॉर्म जो है हेल्दी सीडलिंग निकले. और इसके साथ साथ जो कंडीशन क्या है, अंडर वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट जो है वो ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में भी, बाकी तमाम कंडीशन में भी, वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूडिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल और स्ट्रेस कंडीशन, उसमें अगर वो जो है यूनिफॉर्म प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी सीडलिंग अगर पौधा देगा तो उसकी उन तमाम प्रॉपर्टीज को हम मजमुआ कर लें तो वो सीड में करेगा. इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट when the environmental condition are not ideal for germination. जब हम सिर्फ जर्मिनेशन की बात करें तो अगर environmental condition favorable या ideal नहीं है, तो जैसे हमने पहले कहा वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तो उस वक्त भी जो है ये सीड की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो उग सके. कंसेप्ट जो बेसिकली ये था, सीड विगर का जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे कुछ, हिल्टनर एंड इनसन. 1911 के अंदर उन्होंने जो है ना ये कंसेप्ट दिया था सीड विगर का. अब उनका एक काम था, वो सीरियल कुछ सीड थे वो फ्यूजेरियम स्पीशीज से इन्फेक्टेड थे एक्चुअली. तो एक्चुअली जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फ्यूजेरियम इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड जो सीड थे वो दोनों के दोनों जर्मिनेट कर गए. अब जाहिर है इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्फेक्टेड भी थे उसमें और जो नॉन इन्फेक्टेड थे उसमें कोई फर्क नहीं हुआ. लेकिन इन कंट्रास्ट टू सीडलिंग फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड सीड, उग तो दोनों गए, जर्मिनेट दोनों कर गए, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड सीड की मुकाबले में इन्फेक्टेड सीड वर अनएबल टू emerge आउट ऑफ 30 to 40 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ ब्रिक. ऐसे समझ लें अगर इसमें ब्रिक लेयर हो तो जो हमारे पास इन्फेक्टेड सीड थे, फ्यूजेरियम इन्फेक्टेड सीड, वो उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस ब्रिक लेयर से बाहर आ सकते. 30 से 40 मिलीमीटर की थिक लेयर ऑफ ब्रिक थी, और ब्रिक का जो साइज था वो 2 से 3 मिलीमीटर जो पार्टिकल साइज था. मोटे मोटे वो नहीं था कि ईंटों को तोड़ दें और मोटे मोटी ईंटें रख दें, नहीं. उसका जैसे बुरादा होता है ना, उसका 2 से 3 मिलीमीटर पार्टिकल साइज है. ये 30 से 40 मिलीमीटर जो है, ये ऐसे समझ लो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो आपके तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर उसके ऊपर आपने जो है ना वो इसका जो ईंटों का ब्रिक का बुरादा था वो आपने वो उसके ऊपर डाल दिया. और उसने तब देखा कि जो इन्फेक्टेड सीड थे, ये इन्फेक्टेड सीड वहां से नहीं निकल सके, जो नॉन इन्फेक्टेड थे वो निकल गए. अब उसने क्या सजेस्ट इन्होंने किया, इन्होंने कहा दिस सजेस्टेड बोथ द सीड वर अलाइव. क्योंकि शुरू में उन्होंने कहा जी ये जर्मिनेट किए हैं, तो इसका मतलब है जो जर्मिनेट किए हैं तो अलाइव तो थे, तो जर्मिनेट किए हैं ना. डेड होते तो जर्मिनेट ना करते. बहुत सीड अलाइव थे, लेकिन डिग्री ऑफ अलाइवनेस डिफरेंस थी. उसमें डिफरेंट कैसे थी कि जो 30 से 40 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ ब्रिक्स में से एक जो इन्फेक्टेड था वो तो नहीं निकल सका, उसमें डिग्री ऑफ अलाइवनेस इतनी नहीं थी. और जो दूसरा था वो जो है जिसमें डिग्री ऑफ अलाइवनेस ज्यादा थी, जो नॉन इन्फेक्टेड था वो उसमें से निकल गया. तो 30 से 40 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ ब्रिक से भी वो क्रॉस करके बाहर निकल आया. इस तरह से सीड बाहर निकल आया. इन्फेक्टेड सीड possess relatively lower aliveness than non-infected seed. अब उन्होंने कहा जी ये जो फिनोमिना है, ये जो क्वालिटी ऑफ सीड है कि दोनों थे भी लाइव, दोनों
जो इसमें से कुछ इन्फेक्टेड थे कुछ नॉन इन्फेक्टेड थे, उन्होंने इसको ट्राइब क्राफ्ट का नाम दिया उस वक्त, क्योंकि जर्मन थे। तो उसका मतलब क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। हम जैसे अलाइवनेस की बात कर रहे हैं, ये ड्राइविंग फोर्स है। तो कुछ जो नॉन इन्फेक्टेड थे उसमें ड्राइविंग फोर्स अच्छी थी, ताकत ज्यादा थी, वो निकल आए। जो इन्फेक्टेड थे उसमें ड्राइविंग फोर्स नहीं थी, वो नहीं निकल सके, जिसको विच इज कॉमनली नोन एज विगर, इसको विगर भी कहा जाता है। अब ये विगर का आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि विगर कहाँ से निकला। अब हम इससे आगे जो है ना, डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस बिटवीन सीड विगर एंड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। एक चीज अलाइव है, जिंदा है, तो हम उसे वायबल कहेंगे। while vigor denotes the degree of aliveness। विगर उसमें कितनी जिंदगी मौजूद है, कितनी ताकत मौजूद है, वो विगर है एक्चुअली। सिर्फ सीड जिंदा है तो अलाइव है, उसे जो अलाइव है तो उसे वायबल कहेंगे, लेकिन उसमें डिग्री ऑफ अलाइवनेस कितनी है, विगर बेसिकली इस चीज को डिनोट करता है। तो सीड वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। वायबिलिटी को हम डिफाइन करें तो सीड की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो ऑप्टिमम कंडीशन में जर्मिनेट कर सके, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर सके, तो इसको हम कहेंगे सीड वायबिलिटी। जबकि विगर क्या है, एबिलिटी टू सीड जर्मिनेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड स्टिल प्रोड्यूस हेल्दी सीड। डिफरेंट कंडीशन में हम पहले जो है ना, हम बात कर चुके हैं। अगर आप लेक्चर के शुरू की तरफ हम चले जाएं तो हमने ऑलरेडी क्या कहा था, हमने विगर में कहा था वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट। तो हम इसमें अब विगर को हम क्या कह रहे हैं, ये अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि ये डिफरेंट कंडीशंस के अंदर भी जो है वो हेल्दी सीडलिंग प्रोड्यूस कर सके। तो ये उसकी जो एबिलिटी है, उसमें ताकत होगी इतनी, डिग्री ऑफ अलाइवनेस इतनी होगी, तो वो डिफरेंट कंडीशन में हेल्दी हेल्दी जो है वो सीड जर्मिनेट भी कर सकेगा, हेल्दी सीडलिंग प्रोड्यूस कर सकेगा। सीड विगर अफेक्ट इन डिफरेंट स्टेजेस अगर हम देखें, हेडेकर ने सीड विगर के 4 डिफरेंट स्टेजेस प्लांट लाइफ की आइडेंटिफाई की, जिसमें विगर का बड़ा मार्क्ड इफेक्ट वो कहता है जी, बहुत बेहतरीन, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर आया उसे उन 4 डिफरेंट स्टेजेस को। एक, फील्ड में से जब पौधा बाहर निकल रहा था, इमर्ज कर रहा था, जमीन से बाहर निकल रहा था। फिर जब मैच्योर प्लांट था, अब जो सारा पूरे पूरे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक जो है पौधा बिल्कुल हेल्दी रहा होगा, उसमें डिग्री ऑफ अलाइवनेस बहुत ज्यादा थी सीड के अंदर, वो सारा उसके जो तमाम डिजीजेस भी नहीं आ सकी, वो उस न्यूट्रिएंट भी एफिशिएंटली कैलकुलेट जो है उसमें अपटेक किया, तो बेहतर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट। ऐसा जो विगरस सीड से जो पौधा निकला, वो जो मैच्योर प्लांट था उसमें भी उसे वाज़ेह फर्क नजर आया कि ये सीड विगर का इफेक्ट वहां भी नजर आया। फिर यील्ड के ऊपर भी वो कहता है कि उसका इफेक्ट नजर आता है। और स्टोरेज सर्वाइवल के, आपका जो आप सीड है वो स्टोर के अंदर जब रखा गया तो उसमें वो सरवाइव किया। जाहिर है सीड अलाइव है, एक्सपायर करता है, उसमें जाहिर है कि वो अगले सीजन में तो तब मार्केट होगा जब उसमें डिग्री ऑफ अलाइवनेस कुछ मौजूद होगी। तो स्टोरेज सर्वाइवल भी बहुत अच्छी थी जो विगोरस सीड था। अब एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंसेस इन सीड विगर, अगर हम सीड विगर के अंदर जो है डिफरेंट सीड्स के अंदर डिफरेंसेस देखें, तो जो लो विगोरस सीड लॉट है, जर्मिनेशन के हवाले से देखें तो लो विगोरस सीड लॉट है, उसमें ज्यादा टाइम लेगा, ग्रेटर टाइम फॉर द सीडलिंग इमर्जेंस, लेट सीडलिंग इमर्ज होंगे, या देर तक सीडलिंग इमर्ज होते रहेंगे, हाई विगर जो सीड होगा बहुत जल्दी जल्दी निकल आएंगे। द लॉन्गर द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जर्मिनेशन टू दी अमाइज सीडलिंग, अब टाइम ये बहुत ज्यादा वो होगा कि पहला पौधा निकला है, उसके बाद जो कुछ उसमें जाहिर है तमाम सीड का एक जैसा विगर तो नहीं। कुछ जिनका थोड़ा सा ज्यादा विगर विगर ठीक होगा वो जल्दी निकल आएंगे, जिनके थोड़ा सा वीक जो है विगोरस नहीं होंगे इतने, वो लेट निकलते रहेंगे, तो मतलब ज्यादा टाइम लेंगे। स्टार्ट ऑफ जर्मिनेशन टू अमाइज सीडलिंग, द मोस्ट वेलनरेबल स्टेज इन एनी प्लांट लाइफ साइकिल। अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ी स्टेज होती है, लेकिन जो पौधा वीक रह जाएगा वो लेट, उसके तमाम स्टेजेस लेट। जो पौधा बड़ा जो सीड विगोरस था उसकी तमाम स्टेजेस एफिशिएंट। अब ये बहुत, जो शुरू में कितने दिन के बाद सीड निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि जो सीड जो है ज्यादा अरसा जमीन के अंदर भी पड़ा रहेगा तो वो भी जो है ना गल गल जाने के चांसेस होते हैं। तो
greater the chance of mortality from either physical stress और पैथोजन इफेक्ट। अगर ज्यादा देर लग रही है, सीड पड़ा हुआ है, उसकी मोर्टेलिटी के चांस भी ज्यादा है। दूसरा जो है डिफरेंसेस अगर हम देखें प्लांट ग्रोथ और क्रॉप यील्ड के बारे से, एट द टाइम ऑफ सीडलिंग इमर्जेंस प्लांट ग्रोथ इज नियरली एक्सपोनेंशियल ड्यू टू नियर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। शुरू शुरू में पौधे छोटे होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि कंपटीशन कुछ नहीं होता, सारे पौधे जो है वो बेहतरीन ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक पौधा फर्ज करें कुछ देर बाद जमीन से मर्ज हुआ है, और एक पौधा जो है जल्दी मर्ज कर गया है, अब उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। Differences of few days in seedling emergence time can result in many-fold differences in subsequent growth of plant. कुछ दिन का फर्क भी ये बहुत ज्यादा कई गुना इफेक्ट पड़ जाता है उसकी सब्सीक्वेंट जो ग्रोथ होनी है उसके ऊपर, जो कुछ लेट इमर्ज हुआ, जो कुछ जल्दी इमर्ज हुआ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्लांट ग्रोन फ्रॉम लो विगरस सीड में यील्ड लेस। ये एक पॉसिबिलिटी है कि जाहिर है कि प्लांट जो लो विगरस सीड से जो पौधा निकला है उसकी पैदावार भी जो है वो कम होगी। इवन आपने उसकी जो सीड रेट बराबर कर दिया, उसकी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर हो गई, तो जाहिर है कि उसमें उसकी पैदावार में फर्क आ सकता है। ये जाहिर है कि ये बहुत ज्यादा जो है इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी जो है वो मौजूद है। देन अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल कुछ अबनॉर्मेलिटीज भी जो है उसके अंदर होती हैं, जो ये इसके अंदर विगर के हवाले से हम देखें तो सम ऑफ द कॉमन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व्ड इन लो विगरस सीड, लॉस ऑफ स्टोरेज टिश्यू। स्टोरेज टिश्यू जो है वो बहुत ज्यादा उसमें कम होते हैं। इंजरी टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लूम्यूलर रेडिकल, तो प्लूम्यूल और रेडिकल या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, जो एक्टिवली ग्रोइंग जो पोर्शन है, उसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं उसके, जो लोबोगोरस इस तरह का सीड है। इसके अलावा डैमेज टू द वस्कुलर कनेक्शंस, उसमें वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो जाइलम फ्लोएम है उसके अंदर डैमेज आ सकता है। abnormal embryo हो सकता है। ये morphological abnormalities are associated with the lobigerous seed. Then longevity of seed जो है स्टोरेज में देखें तो लाइफ स्पैन ऑफ सीड जो है, length of time the embryo retain its viability varies enormously. तो उसमें स्पीशी टू स्पीशी बहुत ज्यादा वेरिएशन है कि किस तरीके से एम्ब्रियो कितने लंबे अरसे तक वो वायबल रहेगा। असल तो बेसिकली वही वायबिलिटी है, अलाइवनेस है। अगर वो डेड हो गया तो वो तो आगे फिर जो यूज भी नहीं हो सकता। तो पीरियड रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर। अब ये देखें कि ये चंद दिन से लेकर कई हजार सालों तक ये पीरियड वो करता है, जो रेंज करता है। Bigger differences in seed are also observable in the longevity of seed in storage, even among lots with higher level of germination. तो ये बिगर डिफरेंसेस इवन जो सीड की लॉन्जेविटी के ऊपर, जो स्टोरेज कंडीशन में कितना अरसा लाइफ स्पैन तक सीड रह सकता है, उसके ऊपर भी ये बिगर डिफरेंसेस, वहां भी इवन इनका जो है इफेक्ट देखा गया है। अब पॉसिबल कॉजेज ऑफ विगर डिफरेंसेस, विगर के अंदर डिफरेंसेस, कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली इंट्रिंसिक वेरिएशन की वजह से है। जीनोटाइप, कुछ जीनोटाइप हैं जो उनके अंदर जो है ना वो होती ही जो है ना वो बहुत उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, विगरस जो होती हैं जीनोटाइप। कुछ हैं जैसे दाने ही जिनके जैसे कमजोर हो या जो है उस तरह का। तो ये जीनोटाइप के हवाले से भी डिफरेंसेस हैं, और वो भी जीनोटाइप के हवाले से मतलब इंट्रिंसिक वेरिएशन है उसके अंदर जेनेटिक मेकअप की वजह से। जीनोटिपिक इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब एक तो जीनोटाइप का हमने कहा, दूसरा फिर जाहिर है जीनोटाइप का एनवायरनमेंट के साथ भी इफेक्ट है, जिसकी वजह से विगर के अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल विगर इज डिटरमिन्ड बाय द जीनोटाइप, ज्यादातर इफेक्ट जीनोटाइप का है, लेकिन ये एनवायरनमेंट के साथ मॉडिफाई हो सकता है। मसलन डिपेंड करता है कि शुरू में सारा फर्ज करें जो है ना एनवायरनमेंट मैच्योरेशन के ऊपर, कोई इस तरह की कंडीशंस आ गई जो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर आ गया, जाहिर है सीड जो शुरू में बहुत अच्छा था, एंड में वो जाके जब मैच्योर हो रहा था सिटी के ऊपर, वो जाके उस वक्त जो है ना उसका विगर वो अफेक्ट हो गया। तो जीनोटाइप का अपना अफेक्ट है, और साथ वो एनवायरनमेंट के साथ मॉडिफाई हो सकता है। हार्वेस्ट में, हैंडलिंग में आपने हार्वेस्ट की, वो टूट गया सीड,
अब जाहिर है जो टूट गया उसका वो विगर नहीं रहा। स्टोरेज कंडीशंस के अंदर जो है स्टोरेज कंडीशन आपने प्रॉपर नहीं दी, वो सीड का विगर तब भी चेंज हो सकता है। These factors bring in variation in size, maturity, mechanical damage या mechanical damage जो टूट जाना, ये डिटोरेशन इन स्टोरेज, इन्वेजन ऑफ सीड बॉर्न, अब टूटे हुए सीड के ऊपर जो सीड बॉर्न फंजाई है वो जल्दी अटैक कर देती है। तो ये जो है ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, साइज के अंदर सीड साइज में वेरिएशन, मेच्योरिटी में वेरिएशन, मैकेनिकल डैमेज हो जाना, डिटोरेशन स्टोरेज के अंदर कोई इंसेक्ट का अटैक कर देना, कोई सीड बॉर्न फंजाई का अटैक कर, ये सारी फैक्टर्स वो हैं जिसकी वजह से सीड के अंदर वायबिलिटी या विगर जो है वो लूज हो सकती है। अच्छा, ये एक चार्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन सीड विगर एंड जर्मिनेशन। अब आप यहाँ चार्ट को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ये एक विगर स्केल दिखाया गया, लोएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब ये छोटे, कम विगर, उससे ज्यादा विगर, फिर उससे ज्यादा विगर, फिर ये क्या लिखा हो, ग्रेटर विगर। ये जितना आप स्केल एक बनाए हुए कि सबसे ऊपर चलते जाएं तो ये और ज्यादा विगरस होता जाएगा। ये विगर स्केल दिखाया गया। साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीड क्वालिटी है, ये बेसिकली जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन जर्मिनेशन और विगर है, कि आपको कहा जाए जी स्कीमेटिक आप रिलेशनशिप शो करें जर्मिनेशन और विगर के हवाले से कि किस तरीके से सीड लो विगरस होगा तो ये जो है जर्मिनेट कैसे करेगा, मीन नॉर्मल सीडलिंग हो, अब नॉर्मल सीडलिंग होंगे या जो है डेड सीड होंगे। ये जर्मिनेशन जर्मिनेशन टेस्ट आपने पढ़ा था, उसके हवाले से ये है कि ये उसमें हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल एबनॉर्मल, उसमें जो है एबनॉर्मल एंड डेड डीकेड डीफॉर्म्ड इस तरह की कैटेगरीज थी। तो यहाँ भी वही है कि जर्मिनेशन और विगर का रिलेशनशिप जब होगा तो आप उसको ये बताएंगे कि किस, जब सीड का विगर कितना होगा तो उस वक्त उसमें नॉर्मल होंगे, कितना कम विगर होगा तो एबनॉर्मल होंगे, उससे भी नीचे विगर होगा तो डेड की तरफ आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ आप देखें, अगर जो सीड हाई विगोरस है, seedling capable of germination, emergence and continued growth under favorable condition, नॉर्मल सारे सीडलिंग है। नॉर्मल की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी थी, जिसमें अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू रख सके, एंड तक जा सके, वो नॉर्मल था। तो ये कैपेबल ऑफ इमरजेंस एंड कंटिन्यू ग्रोथ अंडर फेवरेबल कंडीशन। The higher the seedling is on bigger scale, the greater the chance of its success under unfavorable condition. तो ये हमने जैसे कहा कि विगर तो वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में जितना विगर उसका सीड का ज्यादा होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस जर्मिनेशन टेस्ट में देखें तो नॉर्मल स्प्राउट होंगे जर्मिनेशन टेस्ट में इसके, और विगर टेस्ट इज एप्लीकेबल, विगर टेस्ट तब भी एप्लीकेबल होगा जहां नॉर्मल सीडलिंग भी बन रहे हैं, तो विगर टेस्ट तब भी एप्लीकेबल होगा। तो ये विगर वैलिडिटी है विगर टेस्ट की, विगर के हवाले से वैलिडिटी उसकी कैसे है कि विगर टेस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये वैलिडिटी उस हवाले से। तो इसमें एक विगर स्केल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी है सीड की, परफॉर्मेंस इन जर्मिनेशन टेस्ट, और वैलिडिटी ऑफ विगर टेस्ट, विगर टेस्ट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो जहां हमने देखा जितना हाई विगर होगा सीड, ये जो उसमें से वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी जो इमरजेंस और जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ भी अपनी कंटिन्यू रख सकेगा, और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल स्प्राउट है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम नीचे की तरफ, यहाँ तक ये जो स्केल था ये इससे ऊपर सारा हाई विगर है, इस स्केल से नीचे ये लो विगर है, लो विगर की फर्दर लो विगर की कैटेगरी। अब लो विगर के अंदर चले जाएं, जहां हम देखें सीडलिंग कैपेबल ऑफ इमरजेंस, इमर्ज तो कर दिया वो सीड एक खास लेवल से। अब ये सारा हाई विगर था, हाई से अब लो की तरफ आ गए, अब खास लेवल से नीचे चले गए, सीड बाहर निकल आएगा जमीन से लेकिन अपनी ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, इनकैपेबल कंटिन्यू ग्रोथ। इसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल स्प्राउट कहते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट को दोबारा रिकॉल करें तो ये एबनॉर्मल स्प्राउट, अब सीड एनालिसिस टेस्ट, सीड एनालिसिस टेस्ट के अंदर ये जर्मिनेशन टेस्ट में इसे एबनॉर्मल स्प्राउट कहते हैं। अब जहां एबनॉर्मल स्प्राउट हो गया तो वहां विगर टेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पता है कि ये एबनॉर्मल स्प्राउट निकले हुए, एबनॉर्मल सीडलिंग है, तो ये तो है ही लो विगरस सीड, इस वजह से विगर टेस्ट यहाँ वैलिड नहीं होगा। अच्छा, फिर मजीद लो हुए, अब यहाँ से भी, इससे भी हम नीचे एक कैटेगरी और में आ गया, सीड नॉट डेड इन ऑल ऑफ इट्स पार्ट, तमाम पार्ट में फुली डेड नहीं है लेकिन सीड अमर्ज भी नहीं हो रहा ये। फिर हम इससे भी मजीद विगर में नीचे चले गए, उसमें क्या है, सीड कंप्लीटली डेड है। अब यहाँ इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर ये डेड सीड हम कहलाएंगे कि जब
मर्ज ही नहीं हो रहा। चलो एक तो कंडीशन ये थी कि सीड तमाम पार्ट्स उसके डेड नहीं थे, लेकिन वो मर्ज नहीं हुआ, तो हमारे हिसाब से वो डेडी, जर्मिनेशन टेस्ट में वो डेडी था, डेडी कंसीडर होगा, जिसमें बिल्कुल उगा ही नहीं है, सीड तो डेड हो गया ना। दूसरा था सीड बिल्कुल कंप्लीटली डेड था। अब दोनों का डेड सीड है, इस पे भी विगर टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब आपको फर्ज करें कहा जाता है जी ये जो है रिलेशनशिप लिखे बिटवीन जर्मिनेशन एंड विगर, तो ये जर्मिनेशन टेस्ट, विगर टेस्ट, इनके दरमियान ये सारा, दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप, ये सारा इस तरीके से आपको विगर स्केल के ऊपर जो है ना ये बताना पड़ेगा। तो ये जो है ना हमारा वो था जो विगर के हवाले से था। अब हम स्टार्ट करेंगे सीड की वायबिलिटी के हवाले से। तो वायबिलिटी के हवाले से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा टॉपिक है वायबिलिटी के हवाले से। अगर हम वायबिलिटी को देखें, सीड कब वायबल होगा? व्हेन इट इज अलाइव, जब ये अलाइव है और पोटेंशियली कैपेबल ऑफ जर्मिनेट, ये उग सके, हम इसे वायबल कहेंगे। इन कंट्रास्ट अब इसके अपोजिट चले जाएं, सीड अगर उग नहीं सकता फेवरेबल कंडीशन में भी, या तो वो डॉर्मेंट है या नॉन वायबल है। फेवरेबल कंडीशन देने के बावजूद भी नहीं उगा, जाहिर है वो नॉन वायबल होगा, या वो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट सीड वायबल हो सकता है, वुड जर्मिनेट इफ प्लेस्ड इन फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइडेड डॉर्मेंसी आप खत्म कर दें। डॉर्मेंसी खत्म कर दें तो जाहिर है अगर जो है वो डॉर्मेंट सीड वायबल है होगा तो वो फेवरेबल कंडीशन देने से उगाएगा। हाउएवर नॉन वायबल सीड कैन नॉट जर्मिनेट। पहले हमने कहा जी के सीड अनएबल टू जर्मिनेट, फेवरेबल कंडीशन में भी जाहिर है वो नॉन वायबल सीड वो जर्मिनेट नहीं करेगा, नो मैटर आप चाहे उसको जिस तरह का फेवरेबल एनवायरमेंट दे दें, तो वो नॉन वायबल सीड इस तरह का जर्मिनेट नहीं करेगा। अच्छा, सीड वायबिलिटी और डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर इसको देखें, सीड्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पांस टू द ड्राइंग। अब सीड को सीड ड्राइंग की बेसिस पे इसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है ना कॉन्सेप्ट है जो समझने की जरूरत है। कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कुछ रिकालसिट्रेंट सीड होते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड जो है ये दिस कैन नॉट दिस कैन बी ड्राइड टू लो मॉइस्चर लेवल विदाउट लॉस इन वायबिलिटी। ये अगर आप इसके मॉइस्चर कंटेंट कम कर लेंगे तो ये इसकी वायबिलिटी मुतासर नहीं होगी। ये ऑर्थोडॉक्स सीड है। रिकालसिस्टेंट इससे टोटल उलट है। अगर आप इसको ड्राई करेंगे तो इसकी वायबिलिटी मुतासर हो जाएगी। दीज कैन आर ड्राइड विदाउट डर्सिल अफेक्टिंग देयर वायबिलिटी, कि आप वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन अफेक्ट हो जाएगी जब ये ड्राई होंगे। तो अब ये कंपैरिजन इसका दिया हुआ है। एक तरफ ऑर्थोडॉक्स है जिसमें वायबिलिटी जो है वो लूज नहीं करेंगे चाहे आप उसको ड्राई करवा लें, और रिकालसिटेंट इससे उलट है कि आप जो है ना ये जो सीड है ये दिस कैन नॉट ड्राई without adversely affecting their viability and germination. Orthodox may lower the seed moisture and temperature during storage to higher seed viability. अब इसका अगर आप जितनी, जैसे हम हैरिंगटन का रूल ध्यान में रखें, आप सीड के मॉइस्चर को लोअर करते जाएंगे तो स्टोरेज कंडीशन में टेम्परेचर को कम कर दें, सीड जो है वायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इन एडिशन अगर रिकालसिटेंट्स को देखें, दे एग्जिबिट लो वायबिलिटी अंडर एम्बिएंट कंडीशन। आम जो कंडीशंस होती हैं इसके अंदर ये इतना ज्यादा वायबल नहीं होते। ऑर्थोडॉक्स में वेरिएशन इन स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ, अब 3 कैटेगरीज है ऑर्थोडॉक्स के अंदर भी। ये सारे के सारे ये नहीं है कि आप टेम्परेचर को कम कर देंगे, मॉइस्चर को कम कर देंगे, सारी सारी जो है ना इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। ऑर्थोडॉक्स के अंदर भी कुछ होते हैं जो स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से गुड सीड्स हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ पुअर है। गुड सीड में जैसे राइस है, विगना, रेडिएटा, इस तरह
इंटरमीडिएट के अंदर गोसिपियम, ये कपास वगैरह, इसी तरह सॉर्गम, बाइकलर, टिक्टिकम, ये जो आपके पास गंदम है। एंड जो पुअर है ये ज्यादातर जो ऑयल सीड्स हैं, ये पुअर है ऑर्थोडॉक्स के अंदर, पुअर जो स्टोरेज करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। अब एग्जाम्पल में सीड ऑफ वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज, ज्यादातर जो स्पीशीज हैं, क्रॉप्स हैं, वीड्स हैं, वो सारे ऑर्थोडॉक्स हैं। अब ये जो अगर आपसे कहा यह जाता है कि डेफिनेट डिफरेंस लिखें, व्हाट इज द डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन रिकालसिटेंट एंड ऑर्थोडॉक्स सीड, द ओनली डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोडॉक्स एंड रिकालसिटेंट सीड इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन लॉन्गिविटी। उसकी जो लाइफ स्पैन है, स्टोरेज कंडीशन में जो सर्वाइवल है, उसमें जो है इंक्रीज या डिक्रीज इन सीड लॉन्गिविटी ड्यू टू रिडक्शन इन सीड मॉइस्चर। तो आप इसमें रिकालसिट्रेंट में क्या है, आप मॉइस्चर को रिड्यूस करेंगे, लाइफ स्पैन वो तो ड्राई जैसे हुआ तो वो तो वायबल रहेगा नहीं, लॉन्गिविटी खत्म। अब जबकि इसमें ऑर्थोडॉक्स में क्या है, हम उसको ड्राई करवा सकते हैं लो मॉइस्चर लेवल पे विदाउट लूजिंग वायबिलिटी। तो मीन्स ये उसका एक निचोड़ दिया गया है इस फर्क का, कि ये डिफरेंस ये है कि सीड की लॉन्गिविटी अफेक्ट होगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी अगर आप मॉइस्चर को रिड्यूस करेंगे। एक जो है वो सेंसिटिव इतना नहीं है, वायबिलिटी को लूज नहीं करता, दूसरा ज्यादा सेंसिटिव है। एग्जाम्पल सच सीड आर प्रोड्यूस बाय रिकालसिट्रेंट को अगर हम देखें, दीज आर प्रोड्यूस बाय सेवरल लार्ज सीडेड वुडी पेरिनियल, ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं उनकी इस तरह का जो सीड होता है, इंक्लूडिंग प्लांटेशन क्रॉप, कोकोआ, टी, रबर, मैंगो। अब मैंगो के अंदर भी आप देखें कि रिकालसिट्रेंट सीड है, और ये जो है इसमें अगर आप ड्राई करवाएंगे आप वायबिलिटी लूज कर लेंगे ये, और इसको स्टोर करेंगे तो लॉन्गिविटी मुतासिर होगी ड्राई करवाने के बाद अगर स्टोर करेंगे तो। ये फीचर्स एंड रिकालसिट्रेंट सीड, अगर हम रिकालसिट्रेंट सीड के अंदर देखें, जिसको रिकालसिट्रेंट सीड को हमने ऑलरेडी कहा कि ये जो है these cannot be tried without losing viability, तो ये जो है इसमें इसमें कुछ टिपिकल फीचर होते हैं। और तो आप उसे डायग्नोस्टिक नहीं कह सकते, सिंस मैनी ऑर्थोडॉक्स सीड, बाज़ कुछ ऑर्थोडॉक्स सीड भी ऐसे हैं जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टिपिकल फीचर्स हैं इनके अंदर। वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो उसको अलग कर देंगे रिकालसिट्रेंट सीड को ऑर्थोडॉक्स से, लेकिन जो है फिर भी रिकालसिट्रेंट सीड के अंदर ये चीजें पाई जाती है, ऑर्थोडॉक्स में कुछ में है कुछ में नहीं। ऑल द रिकालसिट्रेंट सीड आर शॉर्ट लिव्ड, आप लंबे अरसे तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो शॉर्ट लिव्ड है। बट सो आर ऑर्थोडॉक्स सीड इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में ऑर्थोडॉक्स सीड भी इस तरह का फिनोमिना रखते हैं। तो मोस्ट रिकालसिट्रेंट सीड आर किल्ड एट सब जीरो टेम्परेचर। अब ये जो रिकालसिट्रेंट सीड है ये मोस्टली ऐसे हैं, जीरो से भी नीचे अगर टेम्परेचर चला गया तो ये किल हो जाएंगे। लेकिन ऑर्थोडॉक्स सीड हैव सिमिलर हाई मॉइस्चर कंटेंट और ऑफन इक्वली सेंसिटिव टू सच टेम्परेचर। बाज ऑर्थोडॉक्स सीड जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होंगे वो भी सेंसिटिव है टेम्परेचर के हवाले से। अब जाहिर है आप देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो क्या होगा, फ्री वाटर देता है, फ्री वाटर देता है तो इंटरसेलुलर आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, इंटरसेलुलर आइस क्रिस्टल बनने की वजह से सीड जो है जाहिर है कि वो किल हो जाएगा। तो जिस तरह से कुछ ऑर्थोडॉक्स सीड के अंदर भी अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, हम तो बात कर रहे हैं हाई मॉइस्चर कंटेंट के अंदर, अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑर्थोडॉक्स सीड में तो वो भी सेंसिटिव है इस टेम्परेचर पर, मतलब सब जीरो पे अगर आप ले जाएंगे वो भी सेंसिटिव है, वो भी किल हो जाएगा। तो लेकिन मोस्ट रिकॉर्ड सीड आप सब जीरो पे अगर लेके जाएंगे तो वो किल होगा। तीसरा जो उसमें फीचर है रिकालसिट्रेंट सीड के अंदर, दोस रिकालसिट्रेंट सीड्स आर लार्ज एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय वुडी पेरिनियल। ये ज्यादातर बड़े सीड हैं, वुडी पेरिनियल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, बट सम बट सीड्स ऑफ सम स्पीशीज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स, कुछ ऑर्थोडॉक्स भी ऐसे हैं जो कि इस तरह का सीड जो है उसके अंदर भी ये कुछ पेरिनियल से जो है वो आता है। अब एक इसमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो थोड़ी सी चीज है, ये डिफरेंट इसमें जो है ना करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम इसके अंदर देखते हैं। तो सीड इन साइड द फ्रूट, तो ये जो है
तो ये हम देख रहे थे कि वाई रिकालसिट्रेंट सीड आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। रिकालसिट्रेंट सीड जो है ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता। हमने जैसे कहा कि इसका लाइफ स्पैन थोड़ा होता है, स्टोर क्यों नहीं, इसमें कुछ फीचर्स हैं इसके। सीड इनसाइड द फ्रूट। अब बेसिकली आम को देख लें, आम के एग्जांपल ले लें, सीड जो उसका है वो फ्रूट के अंदर होता है। Most recalcitrant seeds mature and exist in their fruit and are covered with fleshy or juicy layer and impermeable texture। अब ये सीड है वो जो है जो उस फ्रूट के अंदर मौजूद है जब वो मैच्योर होता है, और फ्रूट जूसी और फ्लैशी फ्लैशी फ्लैश, ये जो गूदा आप आम का देखते हैं फ्लैश होता है और जूसी लेयर से कवर होता है, उसका इम्परमिएबल टेस्ट है। एक तो ये रीजन है कि आप जो है ना उसको स्टोर नहीं कर सकते, सीड फ्रूट के अंदर ही होता है। दूसरा मॉइस्चर कंटेंट एंड फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। तो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी पे इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 50 से 70% होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड की निस्बत, जिसमें 30 से 50% मॉइस्चर कंटेंट ऑर्थोडॉक्स सीड में कम है, जबकि रिकालसिट्रेंट सीड में जो मॉइस्चर कंटेंट है 50 से 70% है। तीसरा इसमें जो फीचर है वो सीड साइज है, जिसकी वजह से आप रिकालसिट्रेंट सीड को डिफिकल्ट है स्टोर करना। एट द सेम टाइम दे आर लार्जर देन मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सीड। सीड साइज भी इनका रिकालसिट्रेंट सीड का बड़ा है, even though their embryo are only about 15% of size of orthodox seed। अगरचे इनका जो एम्ब्रियो को अगर हम देखें तो वो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स सीड का 15% है, लेकिन जाहिर है कि दे आर लार्जर देन मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सीड। ज्यादातर ये जो रिकालसिट्रेंट सीड का साइज ही बड़ा होता है। सीड डोरमेंसी अगर हम देखें तो जनरली बिलीव दैट रिकालसिट्रेंट सीड नेवर गो इनटू डोरमेंसी। आपके पास ऑर्थोडॉक्स सीड डोरमेंट हो जाता है, रिकालसिट्रेंट सीड डोरमेंसी में नहीं जाता, अपने डेवलपमेंट कंटिन्यू रखता है एंड प्रोग्रेस टुवर्ड द जर्मिनेशन। अब ये चार फीचर हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिकालसिट्रेंट सीड को डिफिकल्ट है स्टोर करना। एक हमने कहा सीड फ्रूट के अंदर होता है, दूसरा हमने कहा मॉइस्चर कंटेंट फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे 50 से 70% है, तीसरा हमने कहा कि सीड साइज जो है ऑर्थोडॉक्स के निस्बत इनका सीड साइज ही बहुत बड़ा होता है, चौथा हमने कहा डोरमेंसी की वजह कभी डोरमेंसी में जाता ही नहीं है, ये अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखता है, डेवलपमेंट कंटिन्यू रखता है। तो मोस्ट अटेम्प्ट एट स्टोरिंग दिस सीड हैव फोकस्ड ऑन यूजिंग एंडोजीनियस सीड इनहिबिटर्स। अब ये जो सिसिक एसिड वगैरह यूज करके ना इनको कोशिश की गई कि इसको हल्के से निकालें, इसको इसको जो है ना इस तरीके से एसिड इनहिबिटर में इसको वहां से जो है ना यूज करके और कोशिश की गई कि इसको स्टोर किया जा सके, और रिप्लेसिंग द हाई वाटर कंटेंट विद अदर सब्सटेंसेस। जो उसके अंदर हाई वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट हमने पहले कहा 50 से 70% है, अब तो हाई वाटर कंटेंट को कुछ और सब्सटेंसेस से जो है वो जैसे शुगर वगैरह इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो उससे रिप्लेस करने की कोशिश की गई ताकि जो है उसको लो टेम्परेचर पे आप सक्सेसफुली स्टोर कर सकें विदाउट द इंड्यूसिंग आइस क्रिस्टल। क्योंकि लो टेम्परेचर सब-0 पे हमने ऑलरेडी कहा ये कील हो जाते हैं, तो ये उस टेम्परेचर पे जो है ये ताकि ये जो है ना इसमें जब वाटर कंटेंट को रिप्लेस कर दिया किसी और शुगर या इथाइलिन ग्लाइकॉल से, तो इसको फिर लो टेम्परेचर पे उन्होंने स्टोर करने की कोशिश की ताकि जो है ना आइस क्रिस्टल भी ना बने, क्योंकि पानी तो निकल गया, जब आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो सील को डैमेज नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इसमें डिफरेंट कोशिश की गई। अब फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं सीड की जो वायबिलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो ये प्री हार्वेस्ट फैक्टर है, मतलब सीड कोड भी हो सकता है, पॉलिनेशन है, मैकेनिकल इंजरी है, कुछ प्री हार्वेस्ट फैक्टर है, माइक्रोफ्लोरा फंजाई वगैरह, फ्लूम फंजाई, स्टोरेज फंजाई, ये कुछ जो है फैक्टर्स हैं जो कि सीड के वायबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। एक पोस्ट हार्वेस्ट कुछ फैक्टर हैं, मसलन मॉइस्चर है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गोदाम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस तरीका था क्या था, टेम्परेचर क्या था, जो उसमें जो है डिफरेंट तरह के ये जो केमिकल्स यूज किए गए, इस तरह के इंसेक्ट का डैमेज हो गया, सीड की एज, सीड कितना पुराना है, गैसेस ड्यूरिंग द स्टोर, ये डिफरेंट तरह के पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर है। तो कुछ प्री हार्वेस्ट फैक्टर है विच अफेक्ट सीड वायबिलिटी, और कुछ पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर है। फैक्टर काजिंग लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी अगर हम देखें तो कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं which which are the major cause of loss of seed viability, कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जो सीड के अंदर के फैक्टर हैं। अब जो प्रोबेबल फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है, फंजाई है, बात जाहिर है कि वो जो है आयनाइजेशन रेडिएशन है,
अब इसमें पैथोजेनिक आ सकते हैं, माइकोटॉक्सिन आ सकते हैं, कुछ इसमें म्यूटाजेन, ग्रोथ इनहिबिटर, ये और रेडिएशन के जरिए बेसिकली डीएनए इफेक्ट हो जाता है। और डीएनए जब इफेक्ट होगा तो उसमें म्यूटेशन आ जाएगी और उसमें ग्रोथ इनहिबिशन भी आ सकती है। तो इस तरह का जो है ना, ये वायबिलिटी कुछ जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर में दो मेजर है, फंजाई और आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये जो सीड की वायबिलिटी को लूज करने के लिए, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे सीड के अंदर रिडक्शन ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट, उसमें मेटाबोलाइट्स कम हो गए, डी नेचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल मतलब प्रोटीन वगैरह, ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डी नेचर हो गए हैं, अनफोल्डिंग हो गए प्रोटीन, अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो उस पौधे के अंदर मेटाबोलाइट्स जो, उसमें सीड के अंदर मेटाबोलाइट ज्यादा अकोमुलेट हो गए, टॉक्सिक मेटाबोलाइट अकोमुलेट हो गए, मतलब म्यूटाजेनिक है, जो ग्रोथ इनहिबिटर, इस तरह के ग्रोथ इनहिबिटर में भी अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, एब्सिसिक एसिड, इंडोलिस्टिक एसिड और इसी तरह फिनोल, फिनोलिक्स, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। म्यूटाजेन में देखें तो ज़ाहिर है डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाती है और वो भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के अकोमुलेट होने की वजह से म्यूटेशन आ सकती है, और म्यूटेशन जो बेसिकली ये जीन मालफॉर्मेशन का बायस भी बनती है और जीन खास तरह के जीन एक्सप्रेशन का भी बायस बनती है। और डी नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो ये भी इस तरह से, न्यूक्लिक एसिड भी डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाती है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन, और डी नेचर ऑफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन और डी नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये तीन तरह की डी नेचर हो जाती है जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल डी नेचर होते हैं। और अगर हम डी नेचर नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखें तो ये जो इसमें एंजाइम्स भी कुछ बनते हैं, कुछ स्पोडल प्रोटीन भी होती हैं, और ये इस तरह का जो है ना इसमें अफेक्ट हो जाता है। देन और डीनेचुरेशन ऑफ जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, इवन प्लास्टिड लाइसोसोम, ये इस तरह का इनकी भी जो है लिपोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन होती है ये डीनेचर हो जाती है, मीन ये अनफोल्ड हो जाएगी। तो ये इस तरह से इनका जो है ना अफेक्ट, हमें जो इंट्रिंसिक इफेक्ट है वो वायबिलिटी को लूज करने का बायस बनते हैं। तो ये एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं और ये इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।